हेलो फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे डीसी मोटर के बारे में। आपके सेकंड ईयर के अंदर ये लेसन है डीसी मोटर। तो जनरेटर और मोटर के अंदर फर्क क्या होता है? जनरेटर से अपने सप्लाई लेते हैं और मोटर को सप्लाई अपने देते हैं, यही फर्क होता है। जनरेटर के अंदर तो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसको वैद्युतिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर के अंदर जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युतिक ऊर्जा के अंदर क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है जनरेटर के अंदर। लेकिन मोटर के अंदर इसके उलट होता है, क्योंकि मोटर को अपने विद्युतिक सप्लाई आपने देखा होगा, घरों के अंदर आपकी मोटर लगी होती है तो उसके अंदर विद्युतिक सप्लाई लगाते हैं, अपने मोटर को चलाने के लिए तार लगाते हैं, सप्लाई उसको देते हैं। तो ये क्या करती है, मोटर जो होती है आपकी, वो वैद्युतिक सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि विद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। जनरेटर के उल्टा वो मशीन कौन सी कहलाती है जो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? मोटर कहलाती है। अब अगर मोटर डीसी पे कार्य करती है तो डीसी मोटर होगी, अगर एसी पे कार्य करती है तो एसी मोटर होगी। अब अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं, वही मौलिक सिद्धांत हैं इसके, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश, आर्मेचर, चुंबकीय क्षेत्र और यांत्रिक ऊर्जा की जगह यहां पे आएगा वैद्युतिक ऊर्जा। जनरेटर के जो आपने पार्ट पढ़े थे, जो मौलिक आवश्यकताएं थी उसके अंदर पहला था चुंबकीय क्षेत्र जो इसके अंदर भी होगा, दूसरा था आर्मेचर जो इसके अंदर भी होगा, तीसरा था कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश जो इसके अंदर भी होगा, और चौथा जनरेटर के अंदर था आपकी यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि उसको अपने क्या करते थे, यांत्रिक ऊर्जा को क्या कर रहे थे, विद्युतिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर रहे थे जनरेटर के अंदर। लेकिन इसकी जो मौलिक आवश्यकता है उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा की जगह होगी आपकी वैद्युतिक ऊर्जा, क्योंकि इसके अंदर यानी मोटर के अंदर अपने क्या कर रहे हैं, वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर रहे हैं। घरों के अंदर अगर एग्जांपल लूं तो आपकी चारा काटने की मशीन होगी, जिसको अपने स्थानीय लैंग्वेज के अंदर कुत्तर करने वाली मशीन कहते हैं, वो मशीन होगी। उसके अंदर आपने देखा होगा कि मोटर को सप्लाई दी जाती है, जब मोटर के अंदर धारा बहती है तो मोटर चलना स्टार्ट करती है, उसके साथ में जो पुली बेल्ट जुड़ा होता है उससे आपका जो कुत्तर करने वाली मशीन होती है वो चलती है। दूसरे प्रकार की बात करें अपने पंखा, जो लगभग सभी ने देख रखा है, ठीक है। तो पंखा एक प्रकार की क्या है, डीसी मोटर है या एसी मोटर है, सॉरी एसी मोटर है, पंखे को आप बोल लो, क्योंकि अपने सिर्फ मोटर की बात कर रहे हैं। तो पंखे के अपने क्या कहते हैं, पंखे को सप्लाई देते हैं बिना तार के। आपने कभी देखा है क्या, हाथ से पंखा को घुमा लो, हाथ से पंखा घूम गया और आपको आवाज आएगी? नहीं आएगी। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पंखे को सप्लाई देनी पड़ेगी। सप्लाई देने के बाद में जब पंखा चालू होगा तो वो उस विद्युतिक ऊर्जा को क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर देगा, फलस्वरूप अपने को हवा प्राप्त हो जाएगी। तो ये थी मोटर। अब मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है, मोटर किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करती है, अपने उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो डीसी मोटर का सिद्धांत जो है, डीसी मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे कार्य करती है और जनरेटर किसके ऊपर कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के ऊपर। लेकिन जो मोटर होती है वो विद्युत चुंबकीय खिंचाव के ऊपर कार्य करती है, के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो खिंचाव का सिद्धांत क्या होता है, यदि अपने किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर धारावाही चालक को स्थापित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालकों को अपने क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, तो दोनों के अंदर, उस धारावाही चालक के अंदर भी और कुछ एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भी, दोनों के अंदर क्या होगा, ईएमएफ विकसित हो जाएगा। ईएमएफ दोनों के अंदर विकसित होने की वजह से क्या होगा, दोनों के दोनों ईएमएफ आपस के अंदर प्रतिक्रिया करेंगे, यानी कि एक दूसरे का विरोध करेंगे। और जो आर्मेचर के अंदर यानी कि इसकी वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ पैदा होगा उसको अपने बोलते हैं बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल। तो दोनों के दोनों आपस में प्रतिक्रिया करेंगे, फलस्वरूप एक टॉर्क, एक घुमाव उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इस नियम को, इस सिद्धांत के ऊपर आपकी मोटर क्या करती है, कार्य करती है। तो प्रथम आधे चक्कर के अंदर उसका सिद्धांत पॉजिटिव रहेगा, आधे
और दूसरे आधे चक्कर के अंदर वो नेगेटिव की तरफ बहेगी, यानी कि आपकी टोटली डीसी ही चलनी है। तो ये था डीसी मोटर का सिद्धांत। अब अपने बात करते हैं डीसी मोटर के अंदर नियम कौन सा लगता है। आपको दो नियम फ्लेमिंग के पता है, एक होता है राइट हैंड रूल और दूसरा होता है लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट हैंड जो रूल होता है, राइट हैंड रूल आपका लगता है जनरेटर पे। राइट हैंड रूल किस पे लगता है आपका? जनरेटर पे। और लेफ्ट हैंड रूल यानी कि बायां हस्त नियम आपका किस पे लगता है? मोटर पे। तो अब मैंने आपको बताया भी था कि आप जनरेटर किस हाथ से स्टार्ट करते हो, लगभग दाएं हाथ से अपने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बायां उसके ऊपर बहुत कम टिकता है। जो पकड़ अपने को चाहिए, जो अपने को मजबूती चाहिए, जो जोर चाहिए, वो बाएं से नहीं होता। इसलिए अपने जनरेटर को हमेशा दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं। तो जिस हाथ से जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है वो दायां हाथ होता है, और दायां हाथ आपका हमेशा, जो फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम है वो जनरेटर पे कार्य करता है। और दाएं हाथ के दूसरा कौन सा हाथ बचा अपने पास? बायां हाथ। तो बायां हाथ जो आपका है वो हमेशा मोटर पे काम करेगा। तो बाएं हाथ के अंदर डीसी मोटर के अंदर जो अंगूठा परस्पर, ये आप देख लेना इस तरीके का हाथ होगा आपका, इस तरीके से, ये देखिए। तो इसके अंदर ये अंगूठा उंगलियां दोनों ये अपने आपस में क्या होगी? 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। वही दाएं हाथ के नियम वाला 90 डिग्री का कोण होगा। अब इसके अंदर अंगूठा जो होगा चालक का घुमाव, यानी कि चालक के घूमने की दिशा को बताएगा। अंगूठा चालक के घूमने की दिशा बताएगा। पहली उंगली आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये वाली उंगली, पहली उंगली मतलब ये वाली उंगली, सिर्फ ये पहली उंगली आपकी क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरी उंगली आपकी क्या बताएगी इसके अंदर? धारा। क्या बताएगी? धारा या करंट। अब अपने बात करते हैं, आपका जो आगे का टॉपिक है वो है काउंटर ईएमएफ। कौन सा है? काउंटर ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल। अब अपने बात करते हैं काउंटर ईएमएफ, बैक ईएमएफ, क्या बोलते हैं इसको? बैक ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ और विरोधी विद्युत वाहक बल। तो काउंटर ईएमएफ, बैक ईएमएफ या विरोधी विद्युत वाहक बल क्या होता है? जब डीसी मोटर का आर्मेचर क्या होता है आपका? घूमना प्रारंभ करता है, तो जो फील्ड पोल होते हैं उसके द्वारा भी क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है। अब अपने बात करते हैं बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ के बारे में। तो काउंटर ईएमएफ क्या होता है? जब आपका आर्मेचर घूर्णन करना प्रारंभ करता है तो आर्मेचर के अंदर जो फील्ड पोल लगे होते हैं, जो आपके मोटर के अंदर फील्ड पोल लगे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जो आपके फील्ड पोल होते हैं उनके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसी विद्युत वाहक बल के कारण फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम के अनुसार, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार ईएमएफ पैदा हो जाएगा। जब चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेंगे फील्ड पोल, तो यह ईएमएफ क्या होगा? अपने जो प्रेरित होने का कारण है, जो नॉर्मली आपका आर्मेचर की वाइंडिंग ये फील्ड पोलों के द्वारा पैदा होगा, और जो आर्मेचर की वाइंडिंग के द्वारा आपका ईएमएफ प्रेरित होता है उसका क्या करेगा? ये विरोध करता है, विरोधी होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बैक ईएमएफ, यानी कि विरोधी विद्युत वाहक बल। ये फील्ड पोल के द्वारा पैदा होता है और ये आर्मेचर के द्वारा प्रेरित ईएमएफ का विरोध करता है। तो इसे बोलते हैं अपने काउंटर ईएमएफ। अब इसके मान के बारे में बात करें तो काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ का मान जो होता है, बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित वोल्टेज से क्या होता है? बैक ईएमएफ का मान जो होता है आपका आरोपित वोल्टेज से क्या होता है? कम होता है। कारण क्या है? बैक ईएमएफ का मान आरोपित वोल्टेज से कम क्यों रखा जाता है? अगर ये इसको बराबर रखेंगे या अधिक रखेंगे
तो कारण क्या होगा आपका, आपके आर्मेचर में से ईएमएफ या धारा जो है आपकी वो नहीं बहेगी, फलस्वरूप आपकी मोटर चालू नहीं हो पाएगी। अगर ज्यादा रखेंगे, अगर बैक ईएमएफ का काउंटर ईएमएफ का मान जाता है, आरोपित वोल्टेज का मान कम है, तो ये उसको क्या करेगा, पूर्णतः फिनिश कर देगा, काट देगा। तो अब अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ से आपकी मोटर स्टार्ट हो नहीं सकती। अगर बराबर होंगे तो दोनों कट जाएंगे, तो भी आपकी मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये कम है और ये ज्यादा है तो दोनों ये खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद में। उसके बाद में अपने पास वोल्टेज बचती है, जिसकी वजह से आर्मेचर के अंदर ईएमएफ प्रेरित होगा और आपकी जो मोटर है आर्मेचर के अंदर धारा बहेगी और आपकी मोटर जो है चलने लग जाएगी। अगर ये बिल्कुल भी नहीं है, काउंटर ईएमएफ का होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपकी मोटर के अंदर है ही नहीं, आपने ये सोच लिया कि अगर ये है ही नहीं तो आपकी मोटर आसानी से चलेगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी मोटर के अंदर जो प्रारंभिक धारा होती है वो मोटर की ज्यादा होती है। अगर काउंटर ईएमएफ नहीं होगा, नहीं वर्क करेगा, तो आपकी मोटर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, बैक ईएमएफ का होना जरूरी है, लेकिन होना चाहिए आपका आरोपित वोल्टेज से कम होना चाहिए, ना तो उसके बराबर होना चाहिए और ना ही उससे अधिक होना चाहिए। होना जरूर चाहिए, ये भी नहीं होता कि हो ही ना तो काम चल जाएगा। होना आवश्यक है, लेकिन किस कंडीशन के अंदर होना आवश्यक है, कम कंडीशन के अंदर। फिर अपने बात करते हैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग की। इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था। लैप वाइंडिंग डीसी जनरेटर की वीडियो देख रहे हैं आप। लैप वाइंडिंग के अंदर ए बराबर क्या होता है, पी, और वेव वाइंडिंग के अंदर ए बराबर क्या होता है, 2। क्योंकि उस वीडियो के अंदर अपने W को क्या माना था, V माना था। तो V का मतलब वोल्टेज, V का मतलब 2। सिर्फ इसको देख के चलो आप, इसका मतलब क्या होगा, V बन गया, V का मतलब वेव, और फिर 2 बन रहे हैं तो 2 का मतलब A बराबर 2। और किस लिए वाइंडिंग ये इस्तेमाल की जाती है, हाई वोल्टेज के लिए। अब इसके अपोजिट अपने बात करें लैप वाइंडिंग की, तो इसके अंदर V का कोई मतलब नहीं है, A बराबर B। अगर ये तो नॉर्मल आप याद कर लोगे, एक के अंदर A बराबर B है, एक के अंदर A बराबर 2 है, तो 2 वाला तो आपको बता दिया कि वेव के अंदर आपको पता लग गया कि A बराबर 2 हो गए। तो दूसरी के अंदर क्या बचा आपके पास, A बराबर P, और V, इसी V से आप मानिए कि इसी V से आपकी ये लैप वाइंडिंग है, सॉरी वेव वाइंडिंग है, इसी V से, यानी कि हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसके अपोजिट दूसरी जो वाइंडिंग बचती है उसके अंदर क्या होगा, हाई करंट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।